वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स यानी कि परमाणुीय भौतिकी, एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बोहर मॉडल। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर सिद्धांत से। तो देखते हैं हम लोग इसको बोर सिद्धांत से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोहर्स थ्योरी। तो यानी कि बोर सिद्धांत से हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे, जो है हम एक्सप्लेनेशन करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोहर थ्योरी से। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं ये क्या है कि हम लोगों ने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है किसी नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के राउंड जो है अपने सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो वो अपनी ही स्थायी कक्षा के अंदर चक्कर लगाता रहता है। देखते हैं हम इसको कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में या नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर यानी कि निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कक्षा में जाना चाहता है, तो निम्न से उच्च ऊर्जा कक्षा में जाने के लिए इसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा देनी पड़ती है। और ऊर्जा देनी पड़ेगी यानी कि ऊर्जा का अवशोषण करता है एक इस प्रकार से। और यदि ये उच्च ऊर्जा कक्षा में चक्कर काट रहा है, इसको निम्न ऊर्जा कक्षा के अंदर लेकर आना है, तो ये ऊर्जा का जो है विकिरण के रूप में उत्सर्जन कर देता है। तो ये जो ऊर्जा होती है ये एक स्पेक्ट्रम के रूप में, विकिरण के रूप में जो है वितरित हो रही है। इसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, इसकी तरंगदैर्ध्य वगैरह जो भी है हम इसको फाइंड करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर संक्रमित होता है, कि देखिए हम इसको कि जिस प्रकार से ये नाभिक है, ये दूसरी कक्षा n = 2 है और ये n = 1 यानी कि पहली कक्षा है। इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है इस वर्ताकार पथ के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पहली कक्षा में आ चुका है, यानी कि इस तो ऊर्जा का ये उत्सर्जन करेगा। दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन संक्रमित हो रहा है। तो इसकी जो ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो प्लांक आइंस्टीन की समीकरण से दिया जाएगा। ऊर्जा जो है विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, एक स्पेक्ट्रम निकल रहा है ऊर्जा का, उसी को हम देखेंगे। वो ऊर्जा जो है प्लांक और आइंस्टीन की समीकरण से ज्ञात की जाएगी, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो वो समीकरण क्या रहेगी? En2 यानी कि En2 यानी कि दूसरी कक्षा से आया, इसलिए हमने इसको En2 लिख लिया है, -En1 = hν। तो ये आइंस्टीन प्लांक की इक्वेशन थी जिसको हमने लिखा है E2 - E1 यानी कि En2 - En1 = hν। और हमें अच्छी प्रकार से पता है ν = c/λ होता है। तो हमने जो है इसकी वैल्यू जो यहाँ पर पुट करेंगे तो बन जाता है यहाँ पर En2 - En1 = hc/λ। तो ये जो है इसकी वैल्यू हमने कुछ इस प्रकार से लिखी है। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/λ = En2 - En1/hc, कि hc इधर आ गया। 1/λ की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली। इसकी वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो इतनी होगी। आगे हम देखें कि इलेक्ट्रॉन की जो nवीं कक्षा में कुल ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ये हम लास्ट क्लास के अंदर इसको ज्ञात कर चुके हैं कि nवीं कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो उसकी जो ऊर्जा है वो इस फॉर्मूला से दी जाती है। तो देखते हैं इसकी ऊर्जा कितनी आती है। ऊर्जा को हम इस देखते हैं, तो पहले देखते हैं कि N1 और N2 दोनों में अलग अलग। तो En1 के अंदर देखें तो ये -m Z²e⁴ अपॉन 8ε0² N1 का स्क्वायर। तो ये जो है इसकी ऊर्जा आ जाएगी
पहली जो कक्षा यानी कि पहली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो उसकी जो ऊर्जा है वो इतनी होगी, और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है यानी कि दूसरी से पहली में आया तो दूसरी में जो ऊर्जा है वो होगी एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर n2 स्क्वायर। तो ये nवीं कक्षा में कुल ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है, गति कर रहा है, तो कुल ऊर्जा जो होती है वो इतनी होती है। इस प्रकार से ये फॉर्मूला है जो कि हम लास्ट क्लास के अंदर इसको ज्ञात कर चुके हैं, इसको डेरिवेट इसको फाइंड हमने किया था। अब यदि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा के अंदर आया तो ये बन जाएगी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, दूसरी कक्षा में था तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो इस फॉर्मूला से दी जाएगी। अब हम क्या करें कि En2 और En1 दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जो दोनों की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में रखेंगे तो देखेंगे क्या बनता है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू En2। तो En2 की वैल्यू ये है माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर n2 का स्क्वायर। तो कुछ ये बन जाएगा, एच सी इधर हम बाहर ले लेते हैं इसको, एच सी को, तो ये पड़ा रहेगा इधर अंदर। तो ये वैल्यू जो है माइनस एम 1 अपॉन जो एच सी है उसको हमने बाहर लिख लिया कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, तो लिख लिया है। आगे देखिए हम लोग, बीच में साइन है माइनस का, En1, N1 की वैल्यू, ये वैल्यू माइनस के अंदर है और फॉर्मूला में भी माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो En1 की वैल्यू पुट करेंगे एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और n1 का स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू बनी है। हमने En1 और En2 की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर दिया है तो कुछ ये प्राप्त हुआ है। आगे देखिए हम इसको यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। यदि हम 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ऊपर से देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 पूरा ही कॉमन आ रहा है। तो एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 पूरा हमने कॉमन ले लिया। नीचे से कॉमन आ रहा है 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और एक एच बाहर पड़ा है, एक एच स्क्वायर ही है, तो एच की पावर जो है वो टोटल 3 हो चुकी है। n2 और n1 कॉमन नहीं आएगा, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, बाहर एक सी पड़ा है तो अंदर बन जाएगा माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n1 का स्क्वायर। तो जो कॉमन आ रहा था उसको लिया, जो पीछे वैल्यू शेष रही उसको हमने कुछ इस प्रकार से लिख लिया है। आगे यदि हम इसको देखें तो ये वैल्यू किस प्रकार से लिखी जा सकती है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4, यानी कि एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h3c 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। हमने इसको आगे पीछे लिख लिया है जो कि कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h3 और c, ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू होती है r की, जिसे हम रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। यहाँ पर जो r होता है वो रिडबर्ग नियतांक होता है, यानी कि ये सारे के सारे कांस्टेंट मान हैं। इनको यदि पुट किया जाए, m जो है मास 9.1 10⁻30 1 kg, e होता है 1.6 इंटू 10⁻19, 8 कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, h प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, c वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸8। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। इन सभी की वैल्यूज़ यहाँ पुट की जाए तो जो रिडबर्ग नियतांक है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आती है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। यानी कि रिपीट करते इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से कुछ इस प्रकार से संक्रमित हो रहा है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 1, ये नाभिक है,
कि ये पहली कक्षा, ये दूसरी, आगे तीसरी होगी, चौथी, इसी प्रकार से कक्षाएं चलती जाती है। नाभिक की चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं ऑर्बिट होती हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, वर्ताकार पथ के अंदर चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यदि दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आना चाहता है तो दूसरी कक्षा में चक्कर काटने के लिए इसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, पहली कक्षा में चक्कर काटने के लिए। इस प्रकार से यानी कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है तो दूसरी से पहली कक्षा के अंदर आता है तो जो ऊर्जा का है वो उत्सर्जन करता है। तो उच्च से निम्न ऊर्जा कक्षा के अंदर आ रहा है तो ऊर्जा का विकिरण के रूप में उत्सर्जन करेगा, जो कि इस फॉर्मूला से दी जाती है ऊर्जा En2 माइनस En1 इज इक्वल टू एच न्यू, जो कि प्लांक और आइंस्टीन की इक्वेशन से फाइंड हुआ है, जिसको हम पहले भी डेरिवेट कर चुके हैं इसको। तो आगे देखते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, आवृत्ति इज इक्वल टू प्रकाश का वेग अपॉन तरंग दैर्ध्य होता है। तो न्यू की जगह हमने सी अपॉन लैम्डा पुट किया तो ये वैल्यू बनी En2 माइनस En1 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। आगे देखें तो ये एच सी अपॉन में आया तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला बना है। फिर देखें कि nवीं कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो हम लास्ट क्लास में डेरिवेट कर चुके हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है mz स्क्वायर e की पावर 4 माइनस का अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालेंगे तो n1 स्क्वायर, दूसरी कक्षा में निकालेंगे तो नीचे n2 स्क्वायर आएगा। बाकी सभी के सभी नियतांक है, कांस्टेंट मान है, कांस्टेंट जो है सारे के सारे हैं ये। तो En2 और En1 की वैल्यू को हमने इस फॉर्मूला में पुट किया, En2 की जगह ये वैल्यू पुट की, फिर माइनस लगा के En1, तो माइनस था, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हुआ, इसलिए यहाँ प्लस लिखा, और 1 अपॉन एच सी ये पढ़ाई था तो जिसको हमने यहाँ पर बाहर लिख लिया इस प्रकार से। और mz स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ रहा था तो हमने इस पूरे को कॉमन ले लिया है, यहाँ पर ये बनेगा। एक h बाहर पड़ा था, h स्क्वायर अंदर था जो कि h3 बना, इसलिए h3 लिखा अंदर। बाकी माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n1 स्क्वायर बनेगा। तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर लिखा हमने। आगे देखिए 1 अपॉन लैम्डा, तो ये पड़ा है, हमने इसको आगे पीछे लिख लिया है। जो m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h3c, ये सारे के सारे कांस्टेंट मान है। इनकी वैल्यू को पुट किया जाए तो r यानी कि रिडबर्ग नियतांक होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, जिसका मान होता है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, यानी कि मीटर प्रति मीटर, या जो भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है इसकी रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू को पुट करें तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। हमें देखते हैं इसको कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ये पूरा जो है वो तो r बन चुका है, यानी कि r साथ में पड़ा है z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। हमने इसकी जगह r पुट कर दिया है, एक रिडबर्ग कांस्टेंट था, रिडबर्ग नियतांक, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है r। यदि हम जो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखें तो z की जो वैल्यू है वो 1 होगी। क्यों? क्योंकि z जो होता है वो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हम देखें तो हाइड्रोजन के अंदर 1 होती है, तो इसलिए z की जो वैल्यू है वो 1 हुई, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है हमने ज्ञात किया है, ये फॉर्मूला जो बामर और इस प्रकार से जो हम ज्ञात देखते हैं रिडबर्ग, इन दोनों ने मिलकर के जो है इस श्रेणी के लिए निकाला था। इनकी जो श्रेणियां हैं हम आगे ज्ञात करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक में जो अलग अलग प्रकार की स्पेक्ट्रम श्रेणियां हैं वो इस फॉर्मूले से ही इनके बारे में जो वेरिफिकेशन, जो इनका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे वो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए आगे हम श्रेणियां लेते हैं। विभिन्न प्रकार की जो स्पेक्ट्रम श्रेणियां हैं हाइड्रोजन की, उनको हम देखते हैं, उनकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रॉन कब कौन सी कक्षा में संक्रमित हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है,
ऊर्जा क्या होती है। तो इस प्रकार से ये जो है हमने फॉर्मूला ज्ञात किया है वेवलेंथ का। तो आगे देखें हम इसको अप्लाई करेंगे श्रेणियों में। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रेणियां हैं उन श्रेणियों को देखते हैं। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम तथा इसकी व्याख्या। तो देखते हैं हम इसको, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रम था इसको समझाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है वो श्रेणियां आती हैं। तो उन श्रेणियों की सहायता से हम जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसको समझेंगे। तो बहुत सारी श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों के आधार पर जो है स्पेक्ट्रम को डिवाइड किया गया है। तो स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं कब प्राप्त हो रहा था, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर, निम्न ऊर्जा कक्षा के अंदर संक्रमित होता है तो विकिरण के रूप में, स्पेक्ट्रम के रूप में जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो वो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था वो स्पेक्ट्रम देखते हैं हम कब, कौन सा श्रेणी प्राप्त होती है, जब इलेक्ट्रॉन जो है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमित हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइमन श्रेणी। सबसे पहले आती है लाइमन श्रेणी। तो हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की जो श्रेणियां हैं वो देखते हैं। सबसे पहली जो श्रेणी आती है वो लाइमन सीरीज़ है, लाइमन श्रेणी है। अब लाइमन श्रेणी को हम देखें तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा अभी अभी, जिस तरंग संख्या का 1/λr 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये अभी अभी हमने लास्ट टॉपिक के अंदर फॉर्मूला जो है डेरिवेट किया, इसको फाइंड किया था। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम श्रेणियां देखते हैं। तो यदि क्या होता है इसके अंदर, देखें हम लोग इसको किस प्रकार से, कि जैसे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है, कि जैसे ये जो है कोई भी एक परमाणु की बात कर रहे हैं, ये इसकी कक्षाएं हैं, ये इसकी पहली कक्षा, ये दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से बहुत सारी कक्षाएं चलती जा रही है। कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा में, यानी कि मूल ऊर्जा स्तर के अंदर संक्रमित होता है, मूल कक्षा में संक्रमित होता है, तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। यानी कि उच्च से मूल में आना चाहिए। मूल कक्षा जो होती है, यानी कि जो पहली कक्षा है, हम बात करें पहली कक्षा जिसे हम बोर कक्षा कहते हैं, जो पहली कक्षा है यानी कि n = 1 है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में संक्रमित हो रहा है, तो जो श्रेणी प्राप्त होगी वो लाइमन श्रेणी होगी। तीसरी से पहली में संक्रमित हो रहा है तो भी लाइमन होगी। क्यों? क्योंकि उच्च से मूल में ही तो आ रहा है। तीसरी कक्षा भी तो उच्च ही हुई ना, क्योंकि मूल तो एक है, n = 1, ये मूल ऊर्जा कक्षा हुई। दूसरी कक्षा जो है वो एक से तो बड़ी है, इससे ज़्यादा है, तो इसके लिए उच्च हुई। तीसरी भी इससे बड़ी है, उच्च हुई। चौथी से पहली में, पांचवीं से, 6 से 7 में, इसी प्रकार से, यानी कि 2 से लेकर के जितनी भी, 1 से बड़ी जितनी भी कक्षाएं हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से, चाहे दूसरी, तीसरी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चाहे इनमें से किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन मूल कक्षा में आ रहा है, संक्रमित हो रहा है, यानी कि पहली कक्षा में संक्रमित हो रहा है, तो इस प्रकार की जो श्रेणी बनती है स्पेक्ट्रम श्रेणी, जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है इलेक्ट्रॉन दूसरी से पहली कक्षा में आने के लिए, तीसरी से पहली में, 4 से 1 में, 5 से, 6 से 1 में, 7 से 1 में, तो किसी भी उच्च से एक कक्षा, यानी कि पहली कक्षा मूल कक्षा में आने के लिए, मूल ऊर्जा स्तर में आने के लिए इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा जो है विकिरण के रूप में जो उत्सर्जित करेगा, तो वो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, जो स्पेक्ट्रम श्रेणी होगी उसे हम लाइमन श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। लाइमन श्रेणी आती है, उसे लाइमन श्रेणी कहा जाएगा। तो इसके अंदर जो n1 की वैल्यू है वो तो 1 होगी, n1 यानी कि मूल ऊर्जा जो स्तर है, मूल ऊर्जा कक्षा है, और n2 की जो वैल्यू है वो हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये 2 से लेकर
जितनी भी आगे की कक्षाएं वो सभी की सभी उनकी ऊर्जा पहली कक्षा से ज़्यादा है, वो पहली से उच्च कक्षाएं, उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षाएं हैं, उच्च ऊर्जा स्तर है। तो इनमें से किसी भी कक्षा से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमित हो रहा है तो जो श्रेणी बनती है वो लाइमन श्रेणी बनती है, लाइमन श्रेणी कहलाती है। 1/λr n1 की वैल्यू 1 थी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस n2 स्क्वायर। n2 की वैल्यू यहाँ पर 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से मूल ऊर्जा कक्षा के अंदर संक्रमित होता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी होती है। यानी कि दूसरी से पहली में, तीसरी से पहली में, चौथी से पहली में, पांचवी से पहली में। तो किसी भी इन सभी कक्षाओं में से किसी यदि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में संक्रमित हो जाएगा, पहली कक्षा में आ जाएगा तो जो श्रेणी प्राप्त होगी वो लाइमन श्रेणी कहलाएगी, लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी। फिर 2 नंबर जो श्रेणी आती है वो होती है बामर श्रेणी। सबसे पहले बामर श्रेणी ही प्राप्त हुई थी, उसके बाद अन्य श्रेणी आई। बामर सीरीज क्या होती है देखेंगे कि इसके अंदर क्या होगा कि यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर यानी कि दूसरी कक्षा में संक्रमित हो रहा है, पहली में तो ऑलरेडी हो चुका है, यदि किसी भी उच्च से मूल में यानी कि पहली कक्षा में आ रहा तो लाइमन श्रेणी थी, यदि भी किसी भी ये जैसे जिस प्रकार से पहली कक्षा थी ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी है कि जैसे तीसरी कक्षा से दूसरी में इलेक्ट्रॉन संक्रमित हुआ तो बामर श्रेणी प्राप्त होगी। तो तीसरी से दूसरी में आया यानी कि जो 3 है वो 2 से तो उच्च है, तो उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन आए या 4 से 2 में आए, 5 से 6 से 2 में आए, तो किसी भी उच्च ऊर्जा से 2 वाली जो कक्षा है, 2 नंबर कक्षा है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमित होगा तो जो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में आने पर, तो जब स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा ऊर्जा का जो श्रेणी बनेगी वो बामर श्रेणी, बामर सीरीज कहलाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है देखते हैं हम इसको कि 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो n1 की वैल्यू है वो तो 2 होगी, यानी कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमित हो रहा है वो दूसरी कक्षा होगी, और जो n2 की वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा होगी। 2 से ज़्यादा तो वो कक्षा तीसरी भी हो सकती है, 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, यानी कि 2 से उच्च होनी चाहिए, क्योंकि उच्च से दूसरी कक्षा में यानी कि निम्न में इलेक्ट्रॉन संक्रमित होगा तो ही तो ऊर्जा जो है वो स्पेक्ट्रम के रूप में उत्सर्जित होगी। तो तीसरी से दूसरी में आए इलेक्ट्रॉन, चौथी से दूसरी में, पांचवी से दूसरी में, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि इस प्रकार से 1/n2 स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा तरंग संख्या का, इसकी लैम्डा का बामर श्रेणी के लिए। ये लाइमन श्रेणी के लिए था, उच्च से मूल में आ रहा था यानी कि उच्च 1 से दूसरी से पहली में, तीसरी से पहली में, तो यहाँ पर तीसरी से दूसरी में, तो यहाँ पर दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमित होना चाहिए। दूसरी से उच्च जितनी भी कक्षाएं हैं उनमें से किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन संक्रमित होकर दूसरी में आ रहा, चाहे वो तीसरी से दूसरी में आए, चाहे वो पांचवी से आए, चाहे वो 9 से आए, चाहे वो 12 से, चाहे 20 से, किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी कक्षा के अंदर आ जाएगा तो जो श्रेणी प्राप्त होगी वो है बामर श्रेणी कहलाएगी, बामर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो श्रेणियाँ चलती जा रही है, पहली लाइमन जो है और दूसरी जो है वो बामर श्रेणी है। तो आगे नेक्स्ट श्रेणी देखते हैं। 3 नंबर जो श्रेणी आती है वो आती है पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी। तो देखते हैं पाश्चन श्रेणी क्या है कि लाइमन तो थी जब इलेक्ट्रॉन दूसरी से पहली, तीसरी से पहली, किसी उच्च से पहली में आ रहा था तो लाइमन। बामर थी दूसरी में आ रहा है उससे उच्च वाली कक्षा से। अब यदि इलेक्ट्रॉन जो है तीसरी कक्षा में संक्रमित हो कि ये पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी, पांचवी, कि किस तीसरी कक्षा में संक्रमित होना चाहिए, वो चौथी से आ सकता है, पांचवी से, 6 से, 7 से, 8 से, यानी कि 3 से उच्च ऊर्जा वाली जितनी भी कक्षाएं हैं उनमें से किसी से भी इलेक्ट्रॉन
यदि तीसरी कक्षा में संक्रमित हो रहा है तो जो श्रेणी होगी वो पाश्चन श्रेणी कहलाएगी। तो ये फॉर्मूला होता है, N1 की तो वैल्यू है 3, यानी कि तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमित हो रहा है। और आ कहाँ से रहा है इलेक्ट्रॉन? 4 से भी आ सकता है, 5 से, 6, 7, 8, इसी प्रकार से किसी भी 3 से उच्च जो भी कक्षा है, तो तीसरी से उच्च वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में संक्रमित हो रहा है तो जो श्रेणी प्राप्त होगी वो पाश्चन श्रेणी कहलाएगी। उसके बाद आती है नेक्स्ट श्रेणी जो है वो ब्रैकेट श्रेणी है। तो 4 नंबर जो श्रेणी आती है वो देखते हैं ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट सीरीज जो है वो क्या है? तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में संक्रमित होगा और कहां से? 4 से उच्च जितनी भी कक्षाएं हैं, जो चाहे वो 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी हो, तो 4 से उच्च जितनी भी कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं से 4 नंबर जो चौथी कक्षा है उस कक्षा में संक्रमित हो रहा है, तो जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा विकिरण के रूप में, जो श्रेणी प्राप्त होगी वो ब्रैकेट श्रेणी कहलाएगी। यानी कि 1/λr 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। तो इसके अंदर जो n1 की वैल्यू है वो तो 4 होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में आ रहा है, और जो n2 की वैल्यू वो 5, 6, 7, 8 इसी प्रकार से कुछ भी हो सकती है कि 5वीं कक्षा से 4 में आए, चाहे 6 नंबर कक्षा से 4 में आए, चाहे 7 से आए, 8 से आए, 9 से, 10 से। तो मतलब 4 चौथी कक्षा से जितनी भी उच्च कक्षाएं हैं, उच्च ऊर्जा स्तर जो है, उनमें से इलेक्ट्रॉन 4 नंबर कक्षा में यदि संक्रमित होगा तो जो श्रेणी प्राप्त होगी वो ब्रैकेट श्रेणी होगी। तो इस प्रकार से 4 का स्क्वायर यानी कि 16 1/n-2 का स्क्वायर। तो ये आ सकता है n2 की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है, किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अंतिम और 5वीं श्रेणी आती है फुंड श्रेणी। तो देखते हैं फुंड श्रेणी जो है वो क्या होती है। तो फुंड श्रेणी होगी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो 5वीं कक्षा में संक्रमित होगा, और होगा कहां से आएगा? 5 से उच्च जो भी कक्षा होगी, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी हो, 5 से उच्च ऊर्जा की कक्षा होनी चाहिए। उस कक्षा से इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में संक्रमित हो रहा है तो जो श्रेणी प्राप्त होगी वो फुंड श्रेणी होगी। यानी कि n1 की वैल्यू तो 5 होगी और जो n2 की वैल्यू है वो 5 से अधिक, यानी कि 6, 7, 8 डैश डैश। तो इस प्रकार से 5 से उच्च जितनी भी कक्षाएं हैं, यानी कि 6 से 5 में आए इलेक्ट्रॉन, 7 से 5 में आए, 8 से 9 से, 10 से 5 में, 11 से 5 में, तो किसी भी उच्च यानी कि 5 से उच्च जो भी कक्षा है उनमें से इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा के अंदर यदि संक्रमित होगा तो जो श्रेणी आएगी वो स्पेक्ट्रम श्रेणी जो है फुंड श्रेणी कहलाएगी। तो इस प्रकार 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1/n2 स्क्वायर, और n2 की जो वैल्यू 6, 7, 8 इनमें से कुछ भी हो सकती है। कि यदि इलेक्ट्रॉन किसी उच्च से कक्षा से जो है उच्च ऊर्जा से मूल ऊर्जा कक्षा में संक्रमित हो रहा है, यानी कि पहली के अंदर, वो दूसरी से पहली, तीसरी से पहली, तो जो है वो लाइमन श्रेणी होगी। यदि दूसरी कक्षा में संक्रमित हो रहा है, तीसरी से दूसरी, चौथी, 5वीं से दूसरी, 6 से दूसरी में, तो जो श्रेणी है बामर श्रेणी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन यदि तीसरी कक्षा में संक्रमित हो रहा है, चाहे वो 4 से 3 में आए, 5 से, 6 से, 7 से, तो यानी कि उच्च से लेकर 3 तक जो आएगा तो वो होगी पाश्चन। फिर यदि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में आ रहा है, 5वीं, 6 से, 7 से, 8 से, किसी भी कक्षा से 4 में आए, तो जो श्रेणी होगी ब्रैकेट। और अंतिम जो श्रेणी है वो फुंड श्रेणी, यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन 6 से 5 में, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, तो उच्च से 5 तक जो इलेक्ट्रॉन संक्रमित होगा तो वो फुंड श्रेणी कहलाती है। अब हम जो विभिन्न श्रेणियां हमने पढ़ी, लाइमन और जिस प्रकार से बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये जो 5 श्रेणियां थी, इनका इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण यदि हम दर्शाते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ हमें मिलता है। इस प्रकार से इसका जो ग्राफ है वो प्राप्त होगा। देखते हैं हम इसको। तो ये जो श्रेणियां थी पांचों की, जो पांचों श्रेणियां हैं उनका हम ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण दर्शाएंगे, एक ग्राफीय निरूपण दर्शाते हैं।
तो इस प्रकार से जो है ये आएगा। यानी कि ये बात कर लेते हैं n इज इक्वल टू 1, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये 4 नंबर कक्षा, ये 5 कक्षा है, ये 6 नंबर है और ये है 7 नंबर कक्षा। तो आगे इसी प्रकार ऊपर तक जो है चलती जाती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन जो है, देखते हैं उसी को जिस प्रकार से हमने पढ़ा था, कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो संक्रमित हो रहा है, तो उसी को हम जो है इसके अंदर दर्शाएंगे उसी प्रकार से कि यदि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में संक्रमित हो, 3 से 1 में हो, 4 से 1 में हो, 5 से 1 में हो, 6 से 1 में हो, 7 से 1 में हो, तो ये उच्च ऊर्जा से जो है मूल ऊर्जा स्तर के अंदर, यानी कि ये तो हुआ मूल ऊर्जा n इज इक्वल टू 1, मूल ऊर्जा कक्षा है, मूल ऊर्जा स्तर है। तो दूसरी से पहली में, 3 से 1 में, 4 से, इलेक्ट्रॉन किसी भी इन कक्षाओं से, ये श्रेणी सीमा होगी ऊपर, तो ये हुई इसकी श्रेणी सीमा। तो किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में संक्रमित हो रहा है तो जो श्रेणी बनेगी वो होगी लाइमन श्रेणी, तो वो लाइमन श्रेणी होगी। यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी से दूसरी कक्षा में संक्रमित हो, 4 से दूसरी कक्षा में हो, 5 से दूसरी कक्षा में हो, 6 से दूसरी कक्षा में या फिर 7 से, तो इसी प्रकार से, यानी कि उच्च 2 से उच्च है सारी की सारी कक्षाएं, ये तीसरी से दूसरी में आ रहा है, 4 से 2 में, 5 से, 6 से, 7 से, तो इनमें से किसी भी एक कक्षा से यदि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में संक्रमित होगा तो जो श्रेणी होगी वो बामर श्रेणी कहलाएगी। तो इस प्रकार से ये जो श्रेणी है वो बामर श्रेणी कहलाती है। उसके बाद देखते हैं जो फिर श्रेणी आती है कि यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में संक्रमित हो, वो 4 से हो, 5 से हो, 6 से हो या फिर 7 से हो, इनमें से किसी भी एक कक्षा से यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में संक्रमित हो जाता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो पाश्चन श्रेणी होती है। कौन सी श्रेणी होती है? पाश्चन सीरीज, पाश्चन श्रेणी। और इसके बाद यदि हम देखें कि इलेक्ट्रॉन यदि 5वीं से चौथी कक्षा में संक्रमित हो, 6ठी से जो है चौथी कक्षा में हो, 7वीं से चौथी कक्षा में संक्रमित हो, तो इनकी जो श्रेणी प्राप्त होती है वो होती है ब्रैकेट श्रेणी। कौन सी श्रेणी होती है? ब्रैकेट श्रेणी होती है। और यदि इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में संक्रमित हो रहा है, वो 6ठी से हो, चाहे 7वीं से, चाहे किसी भी उच्च से हो, तो ये जो श्रेणी प्राप्त होती है वो फुंड श्रेणी कहलाती है, फुंड श्रेणी होती है। कि इलेक्ट्रॉन दूसरी से पहली में, तीसरी से पहली में, 4, 5, 6, 7, तो किसी भी इनमें से किसी भी कक्षा से, क्योंकि एक से सारी उच्च है ये, किसी भी कक्षा से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएगा, संक्रमित होगा, तो वो लाइमन श्रेणी कहलाएगी। और यदि इलेक्ट्रॉन जो है तीसरी कक्षा से, चौथी से, किसी भी उच्च से दूसरी तक आए तो बामर श्रेणी, और तीसरी तक आए, 3 से उच्च वाली कक्षाओं में से किसी में से भी तीसरी में आए तो पाश्चन, चौथी में आए, अब 4 से ऊपर जितनी भी हैं उनमें से चौथी में आए तो ब्रैकेट, 5वीं कक्षा में आए इनमें से उच्च जो भी है, 6, 7, 8 जो भी होगी, उनमें से 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमित होगा तो जो श्रेणी प्राप्त होगी वो फुंड श्रेणी कहलाती है।